नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमारा जो वाक्य से संबंधित यानी कि वाक्य विचार जो हमारा एक पूरा टॉपिक था, ये टॉपिक लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पॉइंट था, वाक्य परिवर्तन, जो हमने पिछले लास्ट कुछ सेशंस से हम कर रहे थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर जब हमने वाक्य परिवर्तन यहाँ पर पढ़ना सीखा, तो वाक्य परिवर्तन में हमने यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको बताई कि 3 तरह से वाक्य परिवर्तन किए जाते हैं, 3 अलग अलग तरह से। तो कौन कौन से 3 अलग अलग तरह से यहाँ पर वाक्य परिवर्तन किए जाते हैं वो हमने आपको नोट डाउन कराया था, जिसमें सबसे पहला है वाच्य की दृष्टि से। वाच्य की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। दूसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। तीसरा रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो जिसमें से हमने आगे के जो 2 हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, क्योंकि हमने वाक्यों के भेद आपको यहाँ पर 2 ही तरह से बताए थे, तो वाक्य परिवर्तन भी हमने इन्हीं 2 तरीके से आपको यहाँ पर करके बताए। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था वाच्य की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, तो वाच्य की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन सीखने के लिए हमें पहले वाच्यों के विषय में जानना होगा। वाच्य होते क्या हैं, वाच्य किसे कहते हैं और किस तरह से वाच्य परिवर्तन किया जाता है। और आपके बोर्ड एग्जाम्स का सबसे मेन टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा वाच्य के विषय में, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का आपका सबसे मेन टॉपिक है वाच्य। तो वाच्य क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, इनके कितने भेद होते हैं, ये आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा वाच्य। वाच्य क्या होते हैं? देखिए, वाच्य यानी कि वॉइस। वाच्य यानी कि वॉइस। तो एक बार इसको हम अपने टॉपिक को यहाँ पर लिख लेते हैं, वाच्य। आपके हिंदी व्याकरण का क्लास 10th का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है। देखिए, वाच्य अर्थात बोलने का विषय। वाच्य अर्थात बोलने का विषय, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं, जब आप किसी वाक्य को लिख रहे हैं, आप किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं, तो उसमें बोलने का विषय क्या है। यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि वाक्य के इस वाक्य में प्रधानता किसकी है। क्योंकि वाक्य जो होता है, आपने देखा होगा, हमने यहाँ पर शुरुआत में कहा कि 3, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया। ठीक है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। तो यानी कि हमने कहा कर्ता, कर्म और दूसरा भाव, यानी कि क्या भाव वाक्य में प्रकट हो रहा है। तो वाच्य अर्थात बोलने का विषय, यानी कि वाक्य में कौन से किस चीज की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो यही है वाच्य। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, वाच्य का शाब्दिक अर्थ। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। तो यहाँ पर हम एक बार कुछ वाक्य लिखते हैं। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें उसको समझना होता है, कोई भी चीज हमें रटनी नहीं होती है, हमें उसको पहले समझना होता है कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कुछ वाक्य मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगी और आपको क्लियर करना है, आपको बताना है कि कौन सी चीज, किस चीज पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, किस कर्ता पे फोकस किया जा रहा है, कर्म पर फोकस किया जा रहा है या भाव पर।
और मुझे लगता नहीं कि आपको कर्ता क्या होता है या कर्म क्या होता है या भाव क्या होता है ये चीज आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 10th में आप हैं, आपको कर्ता पता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जिसके जो काम कर रहा होता है उसको कर्ता कहते हैं, और कर्म यानी कि वो जिस काम को कर रहा होता है उस काम को कर्म कहा जाता है, और जो भाव उसमें प्रकट होते हैं उसे भाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। तो अभी यहाँ पर मैं 3 वाक्य लिखूंगी। रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि पुस्तक पढ़ता है। आयुष द्वारा गेंद से खेला जाता है। सीता से गाया नहीं जाता। सीता से गाया नहीं जाता। तो अब आपने यहां पर आप सबसे पहले पढ़ेंगे वाक्यों को। रवि पुस्तक पढ़ता है। आयुष गेंद से खेलता है। सीता से गाया नहीं जाता। तो एक चीज तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दी थी कि यहाँ पर बोलने के विषय के बारे में बात की जाती है, किसकी प्रधानता है उसके बारे में बात की जाती है। और एक और चीज आपको अभी यहाँ पर क्लियर होगी, जिसको आप अगर इसको आप समझ जाएंगे तो वो चीज आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। तो आप देखिए, हमने 3 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। रवि पुस्तक पढ़ता है, आयुष द्वारा गेंद से खेला जाता है, सीता से गाया नहीं जाता। अब यहां पर आप देखिए कि जो क्रिया है, तीनों वाक्यों में सबसे पहले आप क्रिया देखिए। तीनों वाक्यों में सबसे पहले आप क्रिया देखेंगे। तो क्रिया सबसे पहले है पढ़ता है, दूसरी है खेला जाता है, तीसरी है गाया नहीं जाता। क्रिया के 3 अलग अलग रूप आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पढ़ता है, खेला जाता है, गाया नहीं जाता। क्रिया के 3 अलग अलग रूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? क्यों क्रिया के अलग अलग रूप हैं यहाँ पर? क्रिया के अलग अलग रूप क्यों है यहाँ पर? क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें हमने वाक्य परिवर्तन में भी काफी पढ़ी है और पहले भी हम इन चीजों से परिचित हैं। कोई नई चीज हम नहीं यहाँ पर इससे पहले ये जो वाक्य है इनमें क्रिया क्यों परिवर्तित है, ये कोई यहाँ पर बहुत नया नहीं है। हाँ, टॉपिक वाच्य आपके लिए नया है। जब वाच्य आप भेद पढ़ेंगे वो आपके लिए शायद नया हो सकता है, या वाच्य परिवर्तन आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है कि आपकी जो क्रिया है वो क्यों अलग अलग है। क्योंकि रवि पुस्तक पढ़ता है, जो पहला वाक्य है, इसमें क्रिया कर्ता यानी कि जो रवि, कर्ता यानी कि रवि के अनुसार है। जो क्रिया है वो कर्ता यानी कि रवि के अनुसार है। रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि पुल्लिंग है, रवि एक वचन है, क्रिया सेम एक वचन है और पुल्लिंग है, पढ़ता है। अगर रवि की जगह पर यहीं पर अगर हम चेंज कर दें, रवि की जगह पर अगर हम गीता लिख दें तो गीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, क्रिया चेंज हो जाएगी आपकी। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चा पुस्तक पढ़ता है, क्रिया अलग है। अगर मैं कर दूं बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो पूरी क्रिया देखिए किसके आधार पे परिवर्तित हो रही है? यहाँ पे कर्ता के आधार पर चेंज हो रही है। जो कर्ता है, जो काम को कर रहा है, उसके आधार पर क्रिया चेंज हो रही है। अगला वाक्य आप देखिए, आयुष के द्वारा गेंद से खेला जाता है। आयुष के द्वारा या आयुष द्वारा गेंद से
खेला जाता है। अब आयुष यहां पर सेकेंडरी हो गया और जो क्रिया है खेला जाता है, अगर मैं कहूं गेंद से, तो अब ये जो क्रिया है ये कर्म के आधार पर यहां पर परिवर्तित हुई है, कर्म के आधार पर यहां पर लिखी गई है। गेंद से खेला जाता है, अगर यहीं पर गेंद की जगह मैं लिख दूं आयुष द्वारा पुस्तक, आयुष द्वारा पुस्तक, तब क्रिया क्या होगी? अगर मैं लिख दूं आयुष द्वारा पुस्तक, तब क्रिया क्या होगी? पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, तो क्रिया चेंज हो गई। तो यहां पर आयुष के आधार पर तो नहीं है क्रिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि आयुष पुल्लिंग है, एक वचन है, और इधर गेंद से खेला जाता है, गेंद यहां पर पुल्लिंग है, तो आपकी क्रिया भी उसी के आधार पर लिखी गई है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं आयुष के द्वारा पुस्तक, तब वही आएगा कि पढ़ी जाती है। यानी कि अब आप देख रहे हैं दूसरा जो हमारा वाक्य हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें जो क्रिया है वो कर्म, गेंद क्या है? कर्म है, क्योंकि कर्ता तो आयुष है, आयुष द्वारा गेंद से खेला जाता है, जो काम को कर रहा है वो करता है, जो काम कर रहा है वो आपका कर्म है। तो आयुष यहाँ पर सेकेंडरी पर्सन है, आयुष से यहाँ पर इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो क्रिया है वो इस वाक्य में कर्म के आधार पर परिवर्तित हो रही है। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से तीसरा आप वाक्य देखेंगे, सीता से गाया नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता। इसी तरह से तीसरे वाक्य की क्रिया, तीसरे वाक्य की जो क्रिया है गाया नहीं जाता, ठीक है, इसकी जो क्रिया है वो ना तो कर्ता से रिलेटेड है, और कर्म तो यहां पर कर्म तो अवेलेबल है ही नहीं, कर्म तो यहां पर है ही नहीं, और जो भाववाच्य ज्यादातर होते हैं उनमें कर्म जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता या बहुत कम होता है। ठीक है, तो सीता से गाया नहीं जाता, अगर मैं रोहन लिख दूं, मोहन लिख दूं, श्याम लिख दूं, चाहे पंकज लिख दूं, कुछ भी मैं यहाँ पर लिख दूं, वो जो आपकी क्रिया है वो बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ना तो सीता से कोई उसका कनेक्शन है, ना ही कर्म से कोई कनेक्शन है, वो किसी अन्य पद यानी कि जो भाव आ रहा है, भाव क्या आ रहा है? गाने का भाव आ रहा है। तो सीता से गाया नहीं जाता, सीता से लिखा नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से सोया नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारे जो इस तरह के वाक्य हैं ये भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा 3 वाक्य हमने यहाँ पर पढ़ा। पहला जो हमारा वाक्य है ये यहाँ पर, क्योंकि जो क्रिया है वो इसीलिए डिफरेंट है, इसीलिए अलग है क्योंकि ये कर्ता के आधार पर है। दूसरे वाक्य में क्रिया इसीलिए अलग है क्योंकि ये कर्म के आधार पर है। तीसरे वाक्य में क्रिया इसीलिए अलग है क्योंकि ये भाव के आधार पर है, ना तो कर्ता के आधार पर और ना ही कर्म के आधार पर। क्लियर हो गया सभी को? तो क्या परिभाषा बनेगी? क्या परिभाषा बनेगी? देखिए 2 चीजें पहले क्लियर हो चुकी थी, सबसे मेन चीज जो है वो अभी आपको क्लियर हो चुकी है। तो क्या परिभाषा बनती है वाच्य की? वाच्य की क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा वाच्य की, क्रिया के जिस रूप से, सबसे मेन चीज, अब हमें ये सारी चीजें किससे पता चल रही हैं? ये सारी चीजें हमें क्रिया के डिफरेंट रूपों के कारण पता चल रही है, क्रिया के अलग अलग रूपों के कारण ये बात हमें पता चल रही है। तो इसीलिए जो हम परिभाषा लिखेंगे वो हम इसी तरह से लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले
कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है। तो अर्थात वाक्य में बोलने का विषय क्या है, ठीक है। हुई है उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? वाच्य की परिभाषा क्लियर हो गई। तो अब हमने यहाँ पर तीन तरह से हमने वाच्य या तीन तरह से हमने वाच्यों को बदलते हुए देखा है, क्रिया को बदलते हुए देखा है। तो हमने वाच्य के भेद, इसी के आधार पर हमने वाच्य के भेद डिसाइड किए, इसी के आधार पर हमने वाच्य के भेद बनाए, टाइप्स बनाए। तो वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। तो देखिए, वाक्य में, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल, वाक्य और वाच्य में, ठीक है। वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर, वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में वाच्य के तीन भेद माने जाते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में वाच्य के तीन भेद माने जाते हैं। अब ये कौन कौन से तीन भेद हैं, इनको हम कर लेते हैं, और साथ के साथ देखिए बच्चे नोट डाउन करते रहिए अपनी कॉपी में, समझने के साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षाओं की दृष्टि से। तो वो तीन भेद हैं आपके, कृतवाच्य, दूसरा है आपका कर्मवाच्य, तीसरा है आपका भाव वाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे, तीनों को अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं कृतवाच्य, क्या होते हैं कर्मवाच्य, क्या होते हैं भाववाच्य।
पहले तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद वाच्य परिवर्तन से संबंधित अपना टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम शुरू करते हैं कृतवाच्य से। कृतवाच्य, देखिए कृतवाच्य हमने यहाँ पर जो परिभाषा आपको बताई, कि वाक्य में या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता वो कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। तो देखिए हम पहले कृतवाच्य को पढ़ेंगे। तो कृतवाच्य में कृतवाच्य किसे कहते हैं, इसमें नोट डाउन करेंगे साथ के साथ। क्रिया का सीधा संबंध, कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। और कर्ता से होता है, ये तो क्लियर हुआ। जब मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए थे, जब मैंने यहाँ पर आपको शुरुआत में इन एग्जाम्पल्स से जब मैंने समझाया था, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया आयुष द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, और मैंने कहा रवि की जगह अगर मैं गीता लिख दूं तो रवि पुस्तक पढ़ता है की जगह गीता पुस्तक पढ़ती है। तो देखिए चेंज हो रही है क्रिया, तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, और तथा क्रिया के लिंग, वचन, भी कर्ता के अनुसार, यानी कि अगर क्रिया एक वचन है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, क्योंकि सीधा संबंध जो है वो कर्ता के साथ है। इसीलिए क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। इसको आप यहाँ पर इतना नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही बात का मुख्य विषय कर्ता हो, उसे कृतवाच्य
कहते हैं। उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी कि जो कृतवाच्य होता है इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया के लिंग, वचन ये सभी कर्ता के अनुसार होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रयोग में क्रिया के द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय, ठीक है, बोलने का जो मुख्य विषय है वो अगर कर्ता होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। रोहन खाना खा रहा है। सोनल कपड़े सी रही है। मोहन गाना गा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये वाक्य है ये क्या है, आपके कृतवाच्य, जहां पर क्या है, कर्ता की प्रधानता है। इसी तरह से जो कर्ता में जो कर्ता के लिंग है, वचन है, और वो सब किसके आधार पर है, वो सब कर्ता के आधार पर है। रोहन खाना खा रहा है। इसी तरह से सोनल कपड़े सी रही है। मोहन गाना गा रहा है। ठीक है, तो जो क्रिया है वो किसके आधार पर है, कर्ता के आधार पर। और यहाँ पे हमने एक चीज कहा कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दूं मैं बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों की क्रियाओं में आप अंतर देख सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है। तो हमने बता दिया यहाँ पर, क्लियर आपको। जो आप वाक्य देख रहे हैं इनमें आप क्रिया देख रहे हैं वो किसके आधार पर है, कर्ता के आधार पर। इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुवचन है तो क्रिया भी बिल्कुल उसी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चा पढ़ रहा है क्रिया भी बिल्कुल उसी तरह से लिखी गई है, उसी तरह से प्रयोग की गई है। क्लियर। तो इन वाक्यों में क्रिया का जो सीधा संबंध है वो रोहन से है, सोनल से है, मोहन से है, बच्चे से है और बच्चों से है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि कृतवाच्य क्या होते हैं। कृतवाच्य में जो क्रिया का सीधा संबंध होता है वो कर्ता से होता है और क्रिया वाक्य में उसी के आधार पर प्रयोग की जाती है। कहने का अर्थ है कि जो बात का मुख्य विषय है वो कर्ता है, बात का मुख्य विषय कर्ता है, इसीलिए उसको कृतवाच्य कहा है। जो भी क्रिया होगी वो कर्ता के आधार पर ही होगी। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे, और साथ के साथ नोट डाउन करने के लिए मैं कह रही हूं, तो आपने नोट डाउन किया होगा साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य। नंबर 2 आता है हमारा कर्मवाच्य। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्मवाच्य, तो इसमें जो क्रिया है, क्रिया का संबंध कर्ता से ना होकर, ठीक है, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। कर्ता से ना होकर
कर्म से होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा रोहन खाना खा रहा है या मोहन गाना गा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। अगर मैं इसको वाक्य को इस तरह से बदल दूं, बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है, तो यहां पर जो पढ़ा जाता है, अब यहां पर बच्चों का कोई बच्चों का ज्यादा यहाँ पर यानी कि कर्ता का ज्यादा यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कर्म का है। यानी कि अगर इसी तरह से अगर कहूं मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है, मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है, या सोनल के द्वारा कपड़े सिए जाते हैं, सोनल के द्वारा कपड़े सिए जाते हैं। देखिए इसी वाक्य को मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाऊंगी। सोनल के द्वारा कपड़े सिए जाते हैं। तो अब सोनल जो है उसकी प्रधानता कम होकर कपड़े सिलने अर्थात कर्म की प्रधानता बढ़ गई और जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर परिवर्तित हो गई। तो हमने कर्म वाच्य यहाँ पर पढ़ना है। अब आपको होमवर्क है कि आप इसकी परिभाषा बनाकर लाएंगे। जिस तरह से हमने कृत वाच्य को पढ़ा उसी तरह से आप कर्म वाच्य की परिभाषा बनाकर लाएंगे। ये आपका होमवर्क है। पहले जो कुछ भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करें और फिर इसको बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का जो सेशन है इसमें हमने यहाँ पर वाच्य क्या होते हैं, वाच्य की परिभाषा और किस तरह से हम वाच्यों को पहचानते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की हैं। और सबसे मेन टॉपिक जो वाच्य के भेद है इसमें हमने अपना पहला भेद यानी कि कृतवाच्य को पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई डाउट है तो अपने सारे डाउट्स आप हमें बता सकते हैं, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं चैट के माध्यम से, डायरेक्टली क्लास में या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके। तो आपका जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।